अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक ठाक। डायपोल मोमेंट के बारे में आज बात करते हैं। डायपोल मोमेंट लिखा है कि ये क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर के बराबर होता है। क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर। क्यू का क्या मतलब है? क्यू का मतलब होता है चार्ज। यानी मसलन यहाँ पर ये पोलर मालिक्यूल है जिसमें क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है यहाँ पर क्यू से जाहिर किया और इन्हीं चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आर से। तो इसी चार्ज और आर को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमारे पास हासिल होती है वो डायपोल मोमेंट जिसे हम म्यू से जाहिर करते हैं। या डायपोल मोमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है, यानी यहाँ से मसलन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इधर को आ रहा है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इधर को आ रहा है वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है? ये एक डायपोल मोमेंट है। यहाँ पर एक और मिसाल लेकर आए। क्लोरीन जो है यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन इन दोनों चार्जेस की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। और इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो हैं हाइड्रोजन के, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चार्ज जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। तो इसी केस में डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये प्लस और माइनस चार्जेस जो कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चार्जेस हैं, ये डिस्टेंस आप यहाँ पर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी जितना चार्ज आ चुका है उसी चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो वेव आपके साथ आएगी वो डायपोल मोमेंट कहलाएगा। क्यू वैल्यू जो है चार्ज की ये तकरीबन इनकी आर्डर होती है 10 पावर माइनस 10 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और डिस्टेंस जो है ये तकरीबन हमारे पास 10 पावर 8 सेंटीमीटर यानी इनके रेंज में पाई जाती है। तो इसी 10 पावर माइनस 10 ESU और 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है इनके मल्टीप्लिकेशन से 10 पावर माइनस 18 हमारे पास आएगा, जिसे हम डी से जाहिर करते हैं, मतलब डी बाय इसका डिस्कवरर था। तो ये डी बाय वैल्यू जो है अगर आपके साथ यहाँ पर ये चार्ज 10 पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और डिस्टेंस इनके दरमियान 10 पावर 8 सेंटीमीटर है, तो इसे आप एक डी बाय का नाम देंगे। लेकिन जो SI सिस्टम है उसमें हमारे पास 4.80 10 पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है ये हमारे पास एशारिया 160 तो 10 पावर माइनस 18 कूलम के बराबर होता है। यानी ESU को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कूलम में, तो इतना कूलम चार्ज जो है ये हमारे पास इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। और डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 10 पावर 1 फीट है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वैल्यू आती है 3.33 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर, MC मीटर और ये C जो है कूलम। तो इंटरनेशनल यूनिट में जो इसकी इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो 10 पावर माइनस 30 MC या कूलम मीटर के बराबर है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये सेंटीमीटर, ये पुराने सिस्टम की बातें हैं। यहाँ पर ये पार्शियल चार्जेस की बात मैंने की, ये पार्शियल चार्जेस ज़रूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में हो, यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस भी हो सकते हैं। मसलन यहाँ पर एक नाइट्रोजन है जिसके साथ 3 मिथाइल अटैच है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर एक फॉर्मल यानी कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह भी ये हो सकता है चार्ज सेपरेशन, यानी जहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो वहाँ पर आपके साथ डायपोल मूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा ये डायपोल मूवमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन में होती है, यानी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ये क्लोरीन की तरफ इनका रुझान होता है। तो इसे हम इसी क्रॉस टेल से, ये जो एरो का निशान है विद क्रॉस टेल, इसी से जाहिर करते हैं, मतलब ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इनका एक डायरेक्शन पाया जाता है। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल है उसकी इंडिविजुअल बॉन्ड की जो डायपोल मोमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि पोलर हैं, 3 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पोलर हैं, तो उसी को ज़रा डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। लेकिन एक अल्टरनेटिव वे है जिसके ज़रिए हम किसी दूसरे या तीसरे बॉन्ड्स वगैरह को
चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बेंजीन है, इसके साथ CH3 अटैच है। इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो यहाँ पर है और इसकी जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है वो 4.3 dBi के बराबर है। अगर इसी बेंजीन के साथ मैं NO2 अटैच कर दूँ तब भी ये इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, NO2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 3.93 dBi के बराबर है। अब ये NO2 और CH3 दोनों को मैं एक ही जगह पर रख लेता हूँ, तो टोटल वैल्यू मेरे पास 4.43 जमा 3.93 इनकी कम्बिनेशन से बननी चाहिए, जो कि 4.36 है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है ये हमारे पास 4.39 है। मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसके साथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तकरीबन मैच कर रही है। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, आप इसमें NO2 का इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट मालूम करना चाहते हैं, CH3 का आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ से आप ले लें कि NO2 का 3.93 है और CH3 का इतना है, तो तकरीबन रफली आप इंडिविजुअल बॉन्ड की जो डायपोल मोमेंट है वो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इसी कार्बन ने बकाया 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, मतलब इस पे 3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। एक ऐसा हाइड्रोजन जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, मतलब इस पे 2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, और यहाँ पर इस भी हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है। तो देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल जो है ये फार अवे होंगे, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल जो है ये न्यूक्लियस से दूर होता है, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल जरा न्यूक्लियस के करीब होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है, इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होगा। यानी यहाँ पर कार्बन जो है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही नज़दीक है, जबकि यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है ये फासले पर है, तो डिस्टेंस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी, जबकि sp2 में हमारे पास क्या होगी, कम होगी, और sp में सबसे ज़्यादा हमारे पास कम होगी। यानी इसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कार्बन को अट्रैक्ट करना ये आसान होगा बनिस्बत sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो वो आसान होगा बनिस्बत ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जबकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से फार अवे होते हैं। तो यहाँ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप आसानी ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर या इनको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ज़रा मुश्किल होगा। अब डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला है पोलैरिटी। डायपोल मोमेंट की मदद से हम पोलैरिटी को मालूम कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम ये लीनियर स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो इसका डायपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास 0 के बराबर होता है, और अगर ये स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर 0 इसलिए आता है, मैथमेटिकली हम इसे प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो मसलन ये वेक्टर ए है, और ये ऑक्सीजन इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो मसलन ये वेक्टर बी है। तो डायपोल मोमेंट जो है ये तो इन दोनों वेक्टर्स का कम्बिनेशन होगा, वेक्टोरियल सम होगा, तो डायपोल मोमेंट इसी वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, और यहाँ पर हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो डायपोल मोमेंट बराबर होगा वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी साइन, यहाँ पर इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो साइन 180 हमारे पास 0 के बराबर होती है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 आएगा। तो जिसका डायपोल मोमेंट आपके साथ 0 निकल आए, यूँ समझ लें कि वो आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जिसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 निकल आ जाए तो वो आपके साथ पोलर होगा। मिसाल के तौर पर H2O जो है इसकी स्ट्रक्चर ये है, हमारे पास 1.84 dBi की वैल्यू है, तो वाटर जो है हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर इसी तरह ये होता तो डायपोल
मूवमेंट इसका 0 होता है, वाटर एक नॉन पोलर, लेकिन वाटर की 1.84 डी बाई हमारे पास वैल्यू है। NH3 की 1.50 है, HF 1.75, HCl और CH3Cl ये लिखे हैं इनकी वैल्यू। तो इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ये आपके साथ पोलर मॉलिक्यूल है, तो जहाँ पर 0 आ जाए वो आपके साथ नॉन पोलर होगा। यहाँ पर CH4 देखें या CCl4 देखें, इनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है ये हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये CCl4 जो है इसमें जो डिस्टेंस वाली बात है वो हमारे पास 0 है। यानी जहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चार्जेस की बात की, तो इस CCl4 में प्लस और माइनस चार्जेस एक ही जगह पर आते हैं, तो इसी एक ही जगह पर आने की वजह से इनकी जो डी वैल्यू है यानी डिस्टेंस वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 बन जाती है। तो डायपोल मोमेंट तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है, तो अगर आपके साथ डिस्टेंस 0 के बराबर होगी तो डायपोल मोमेंट का भी उनका 0 के बराबर होगा। तो CCl4 और CH4 की डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 है, क्योंकि इनके चार्ज जो हैं अपोजिटली चार्ज ये कोइंसाइड करते हैं एक ही जगह पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और चार्जेस एक ही जगह पर होने की वजह से उनकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0 होती है और इनका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है। यहाँ पर ये बेंजीन के साथ एक क्लोरीन अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या इसी डायरेक्शन में इनका डायपोल मोमेंट होता है। तो 1.70 इनका जो डी वैल्यू है, और यहाँ पर ये चूँकि अपोजिट है तो दोबारा ये इसी तरह कैंसिल करके इनका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अनयूजुअल सिचुएशन है, ये नोट कर ले, अक्सर टेस्ट में आ सकता है आपको। बेंजीन के साथ OH अटैच है, तो ये OH इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर था, तो इनका डायपोल मोमेंट जो है 1.40 के बराबर है, जबकि यहाँ पर जब मैंने 2 क्लोरीन अटैच किए तो इनका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर निकला है। अब ये 2 OH जो है ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है, तो इनका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन इनका डायपोल मोमेंट जो है ये 1.64 के बराबर है, हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये OH जो है ये एक ही प्लेन में नहीं है। अगर ये प्लेन में होते तो इनका डायपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास 0 होता है, यानी जो सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल का डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं एक और कंपाउंड ड्रा कर लूँ, ये बेंजीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो देखिए इनमें सिमेट्री पाई जाती है, सिमेट्री, तो सिमेट्रिक अशिया जो है इनका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है। NH3 देखें, NH3 में चूंकि लोन पेयर मौजूद हैं, लोन पेयर, तो इसी वजह से इनका डायपोल मोमेंट हमारे पास निकल आता है, इनका 0 है पर इनका ग्रेटर देन 0 यानी 1.50 के बराबर। देखें BF3 में 3 फ्लोरीन जो है एक ही प्लेन में मौजूद है, तो इनका डायपोल मोमेंट आपके साथ 0 के बराबर होगा और यह आपके साथ नॉन पोलर होगा। दूसरा जो एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट का वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर क्लोरीन अटैच है, एक साइड पर क्लोरीन अटैच है दोनों, और दूसरे साइड पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक ही जगह पर, एक ही साइड पर हाइड्रोजन और एक ही जगह पर हमारे पास क्लोरीन है, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं सिस। जबकि यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन अपोजिट है और इसको हम कहते हैं ट्रांस। मिथाइल एक ही जगह पर है लिहाजा ये सिस होगा, मिथाइल मिथाइल अपोजिट है लिहाजा ये हमारे पास ट्रांस होगा। तो अब आपके पास मसलन एक ही जगह पर ये सिस और ट्रांस, यहाँ पर ये जो मौजूद है कंपाउंड्स, इनमें से एक पड़ा है, आपको पता नहीं है कि कौन सा मौजूद है, तो इनका डायपोल मोमेंट देख लें। अगर डायपोल मोमेंट आपके साथ निकल आया तो इसका मतलब यह है कि सिस वाला मौजूद है, ट्रांस वाला चूंकि अपोजिट है लिहाजा ये कैंसिल करके इनका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होगा। तो ट्रांस उसी वक्त होगा जब ये डायपोल मोमेंट आपको 0 देगा, और सिस उसी वक्त होगा जब ये आपको डायपोल मोमेंट देगा, 0 से ज़्यादा देगा। और इसी तरह अगर ये आइसोमर मौजूद है, आपको पता नहीं है कि ये वाला है या ये वाला, तो इनके डायपोल मोमेंट चेक कर ले, डायपोल मोमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला हो सकता है इससे सवाल, और अगर 0 के बराबर है तो ट्रांस वाला आइसोमर्स हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वगैरह को भी डायपोल मोमेंट की मदद से चेक कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है इसका वो स्ट्रक्चर या शेप की डिटर्मिनेशन हम इससे कर सकते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कहता है कि इसका ये लीनियर स्ट्रक्चर है,
दूसरा कहता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये बेंड स्ट्रक्चर है। तो लीनियर स्ट्रक्चर के केस में डायपोल मोमेंट हमारे पास इसका जीरो निकल आता है, जब किसी केस में हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करते हैं तो डायपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो डायपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअली हमारे पास जीरो के बराबर होता, जो कि ऐसा नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल देखें, अगर कोई कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चर इसी तरह है, तो यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट जो है इनका ओवरऑल हमारे पास जीरो के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एक दूसरे के असर को ज़ायल करते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इसी केस में डायपोल मोमेंट हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा, जो कि एक्चुअली हम डिटरमाइन कर चुके हैं। वाटर का 1.845 डिवाइड इसका डायपोल मोमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O का ये स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो डायपोल मोमेंट इसका जीरो के बराबर होता, लेकिन वो तो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर चुके हैं, वो 1.84 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है ये हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर रखती है, ना कि लीनियर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लीनियर रखता है, ना कि बेंड। तीसरा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स किसी कंपाउंड्स में आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला है म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाइड बाय सब। म्यू ऑब्जर्व्ड का मतलब कि जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड आपने लिया है एक्सपेरिमेंटली, आपने उसका जितना डायपोल मोमेंट मालूम किया है वो म्यू ऑब्जर्व्ड होगा। म्यू आयनिक का क्या मतलब है, इसको ज़रा नोट कर लें। मिसाल के तौर पर HF है हमारे पास, इसका जो म्यू ऑब्जर्व्ड है, जो कि हम मालूम कर चुके हैं, ये 6.34 कूलम मीटर के बराबर है। इसमें म्यू आयनिक देखना चाहिए। म्यू आयनिक का मतलब कि यहाँ पर H से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये F में चला जा चुका है। यानी आयनिक बांड में तो इस तरह होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है। अगर आपको याद हो, पहले मैंने कहा कि डायपोल मोमेंट जो है Q मल्टीप्लाइड बाई R या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई R। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात यहाँ से सीख लें। तो एक इलेक्ट्रॉन मसलन ये ट्रांसफर कर चुका है फ्लोरीन में, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। तो म्यू आयनिक जो है इसी केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके पास कितना है 10⁻18 कूलम इशारिया 1 या 1.6 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब ये था, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, मसलन F में, ये H से F में चला जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके साथ 10⁻18 कूलम, और HF में जो डिस्टेंस है वो इशारिया 197 है, इशारिया 197। और साथ साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाई R था, R वैल्यू आपके साथ मसलन 10⁻−10, और जो यहाँ पर वैल्यू है इशारिया 197। तो टोटल डिस्टेंस आपके साथ इशारिया 197 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10 मीटर। तो इनके कम्बिनेशन से हमारे पास वैल्यू आती है 14.69 10⁻30 कूलम मीटर। तो ये इसका म्यू आयनिक होगा। यानी अगर HF में आयनिक बॉन्ड है मुकम्मल तौर पर, तो ये इसका मोमेंट होना चाहिए। तो अब HF में आयनिक कैरेक्टर कितने हैं? आयनिक कैरेक्टर का जो फार्मूला है म्यू ऑब्जर्व्ड हमारे पास ये 6.34 था, जबकि म्यू आयनिक 14.6 और 10⁻30 ये वाली वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो म्यू आयनिक परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF जो है ये 43.4% आ गए। देखिए 50% से कम आ गए। तो HF जो है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर अगर आप देख लें तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन 2.1, तो ये 1.9 यानी 1.7 से तजावज़ कर गया। तो पुराना जो कंसेप्ट था 1.7 से जो तजावज़ कर जाए आपके साथ आयनिक होगा, इस तरह बात नहीं है। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर जो है अगर 50% से कम है आपके पास तो आपके साथ कोवेलेंट होगा, 50% से ज़्यादा है तो वो आपके साथ क्या होगा, आयनिक होगा। यहाँ पर चूंकि 50% से कम है, 43% है HF में, तो HF को आप कोवेलेंट लगाएं, आयनिक में। इसके अलावा डायपोल मोमेंट की हम किस तरह डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं दोहरा चुका हूँ। यह असल में डिटेल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मसलन ये इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और साथ साथ एनोड। यहाँ पर आपने एक ऐसा मॉलिक्यूल रखा है
जिसमें परमानेंट डायपोल मौजूद है, मसलन HCl है या H2O है वगैरह, जिसमें पहले से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो जब हम यहाँ पर बैटरी का सोर्स ऑन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है अपने आप को ओरिएंट करेगा ताकि नेगेटिव की तरफ ये पॉजिटिव आ जाए और इसी पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव पार्ट चला जाए। तो इसी दौरान ये चार्ज जो है बैटरी का ये कम होता जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अब सरफ होने लगा। अगर ये पोलर है तब ये चार्ज जो है यहाँ पर ज़ाया होता जाएगा। अगर आपने एक ऐसा मॉलिक्यूल रखा है जो कि नॉन पोलर है तो इसमें पहले से पोलरिटी मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही हम करंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डायपोल जो है ये इंड्यूस होता है, मतलब पैदा हो जाता है इसमें टेम्परेरी। लेकिन जो ही हम करंट वगैरह को स्टॉप कर लेते हैं तो ये फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो अब इसमें डायपोल्स पैदा हो गए, यहाँ पर डायपोल्स से दोनों बैटरी के चार्ज को कम कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा नहीं लग सकता। तो कहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कौन पोलर है कौन नहीं है? तो पहले से जो परमानेंट डायपोल रखता है इसके लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये हमारे पास टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाएगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ जाने से ये AB मॉलिक्यूल जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी तो ये ओरिएंटेशन जो है यानी माइनस की तरफ प्लस का आना, प्लस की तरफ माइनस का आना, ये जो ओरिएंटेशन है इसमें बासानी ये ओरिएंटेशन नहीं हो पा सकेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये बढ़ चुकी है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ चुकी है तो ओरिएंटेशन में मसला होगा, यानी टेम्परेचर की वजह से ये फिनोमेना जो है ये इफेक्टेड होगा। लेकिन अगर आपके साथ इंड्यूस्ड डायपोल है तो इसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं या कम कर लें तो इसका जो डायपोल मूवमेंट का यहाँ पर ये जो फिनोमेना है ये टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। तो कैसे आपको पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी मौजूद है या नहीं है? अगर टेम्परेचर की वजह से प्रोसेस इफेक्ट होती है तो इसका मतलब कि इसमें परमानेंट डायपोल्स मौजूद हैं। अगर टेम्परेचर की वजह से ये प्रोसेस इफेक्ट नहीं होती तो इसका मतलब कि इसमें परमानेंट डायपोल्स नहीं है, टेम्परेरी डायपोल्स मौजूद हैं। तो ये था डायपोल मूवमेंट। अगले लेक्चर में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।